हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क है क्या? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स it is defined to be the product of force in the direction of displacement, and magnitudes and the magnitude of this displacement. It is defined to be the product of force in the direction of displacement. Force किसका प्रोडक्ट है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में उस डायरेक्शन में फोर्स, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम बात करेंगे, आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, जिसका मास आपका m है। यहाँ से इस डायरेक्शन में इस पर d डिस्प्लेसमेंट हो रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और इनके बीच में कुछ एंगल है आपका थीटा। तो अगर हम बात करेंगे आपका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक फोर्स वेक्टर, तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी। तो वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं आपका। और अगर हम नॉर्मली इसे मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू में एफ, D इज इक्वल टू में एफ डी कॉस थीटा, तो कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसी के साथ अब थीटा के रेफरेंस से हम वर्क अलग अलग तरह के हम कर सकते हैं आपका। अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा कितना हो गया आपका? 0 डिग्री हो गया। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कॉस 0 की वैल्यू आपका 1, तो दैट इज इक्वल टू एफ इनटू में डी। अगर आपका अगर थीटा हो गया आपका कितने, आपका 90 डिग्री, तो एफ इनटू में डी, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो दैट इज इक्वल टू 0। वर्क हो गया आपका 0 और थीटा हो गया आपका 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू में एफ डी, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस एफ डी। तो इसे देख रहे हैं, जब एंगल 0 है, एंगल क्या है? 0। एंगल 0 का मतलब आपका क्या है? फर्स्ट केस अगर मैं बताऊं, एंगल 0 का मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम है। जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क होता है आपका पॉजिटिव और मैक्सिमम। सेकेंड केस में हमने देखा आपका थीटा इज इक्वल टू 90। जब 90 है तो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। तो इस केस में आपका वर्क इज इक्वल टू होता है आपका 0। क्या होता है आपका? 0। 90 के केस में होता है 0। और क्वेश्चन कई बार ये आते हैं कि सर ऐसा पॉसिबल कब है कि फोर्स ऊपर लगाएं और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाए। तो ये अगर हम बात करें आपका, देखिए इसका केस बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये देखिए, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और किसी वजह से इस पर किसी ने यहाँ से फोर्स लगाया,
ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, देखो ये हो गई एफ जी, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ये हो गया नीचे की तरफ लगने वाला एफ जी, और ये किसी वजह से किसी ने धक्का दिया और ये किधर की तरफ खिसक गया, इस डायरेक्शन में खिसक गया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। तो ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटी के रेफरेंस से अगर वर्क निकालेंगे, ग्रेविटी के जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट के बीच से अगर हम वर्क निकालेंगे तो एंगल कितना आएगा, थीटा 90। तो ग्रेविटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। लेकिन अगर कोई आदमी फोर्स लगा रहा है इस फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ ए अप्लाइड फोर्स, तो उस अप्लाइड फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 वर्क होगा। कैसा वर्क होगा आपका, 0 वर्क होगा। समझ आया? तो हम ग्रेविटी के रेफरेंस से वर्क देखेंगे तो 0 होगा, और अप्लाइड फोर्स के रेफरेंस से देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो कैसा वर्क हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। तो डिपेंड ये करता है हम किस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, उसी के रेफरेंस से हम वर्क निकाल रहे हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस से कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री है तो वर्क हो जाएगा 0। अगर अप्लाइड फोर्स के रेफरेंस से कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो आपका वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वर्क हमेशा डिपेंड करता है आपका अप्लाइड फोर्स कौन सी है आपकी, उसी के रेफरेंस से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो इसी तरह से थर्ड केस है थीटा इज इक्वल टू 180। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, दैट इज इक्वल टू में नेगेटिव एफ इंटू में डी। तो यहाँ वर्क कैसा हो गया आपका, नेगेटिव वर्क। कैसा वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क का मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और उसी के रेफरेंस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब वही बात कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन डिपेंड करता है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं तो अलग अलग फोर्सेस के रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट निकलता है, जैसे अलग अलग फोर्सेस के रेफरेंस से वर्क निकलता है। तो देखिए अगर हम बात करें, एक आपका वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर जानते हैं ना, जो वज़न उठाने वाला, उसने क्या करा, ये आपका वज़न लिया और वज़न कहाँ की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ उठा दिया, डिस्प्लेस कर दिया आपका ऊपर की तरफ। लेकिन अर्थ की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है कहाँ की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस में जो वर्क होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस में जो वर्क होगा, तो वर्क इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 का, तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। कैसा वर्क हो जाएगा, नेगेटिव वर्क, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का एंगल है आपका, 180 का। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है आपका। तो 3 तरह के वर्क होते हैं आपके, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। और वर्क डिपेंड करता है फोर्स के रिगार्डिंग, फोर्स कौन सी, किस फोर्स की जो किस रेफरेंस से हम वर्क निकाल रहे हैं, किस फोर्स, कौन सी फोर्स का रेफरेंस लेकर हम वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे हम पता लगाते हैं उसका टाइप ऑफ वर्क। तो अगर हम बात करें अब आपका, एक तो ये भी नॉर्मल हमने कर लिया था वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में बात कर लेते हैं। कई बार फोर्स इस कंपोनेंट फॉर्म में आती है आपकी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू में होगा आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो वर्क इज इक्वल टू होगा एफ डी। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वर्क इज इक्वल टू में आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, एफ वाई और एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। और अगर एंगल पूछेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है आपका, डॉट प्रोडक्ट।
अपॉन में एफ इंटू में डी, तो जिसका फॉर्मूला होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड टी जेड अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर का अंडर रूट, एफ का मैग्नीट्यूड और जेड का जेड एक्स का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड्स। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका एंगल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसका एंगल निकाल लेंगे। अब देखिए इसके अंदर ये आपका एंगल निकाल लिया हमने। अब वर्क कंपोनेंट फॉर्म में, वर्क हमारा कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, जूल। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला ML2T-2, ये डायमेंशन फार्मूला होता है आपका। अब इसकी यूनिट के रिगार्डिंग कुछ अलग अलग आपकी यूनिट्स होती हैं, जैसे 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। देखिए इसके अंदर हम यूनिट बता रहे थे, 1 अर्ग 10 की पावर -7 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। 1 कैलोरी की वैल्यू 4.8 जूल्स। 1 किलोवाट की वैल्यू 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। तो आपको अगर वर्क अलग अलग फॉर्म में दिया हो तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल के अंदर। तो अलग अलग यूनिट है आपकी वर्क की, अर्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी और 1 किलोवाट। तो ये कमर्शियल यूनिट है आपकी एनर्जी की आपकी। देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे वर्क की, तो वर्क के अंदर देखिए अब आपका आता है आपका वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अभी हम देख रहे थे कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड हो रही है, अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल फोर्स। तो F इज इक्वल टू में आपका एक वेरिएबल फोर्स है आपका, एक्ट ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर हम बात करेंगे dx एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट during which force can be assumed to be constant मतलब एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में एक छोटी सी फोर्स, एक कांस्टेंट फिक्स फोर्स लग रही है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में। जैसे वेरिएबल है आपका, तो स्मॉल वर्क डन, तो जो स्मॉल वर्क हो जाएगा तो वर्क इज इक्वल टू में F इंटू में dx। तो W इज इक्वल टू में अगर हम बात करेंगे आपका, इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर W तक, और F को वही आपका xi इनिशियल पोजीशन, x F फाइनल पोजीशंस, dx F आपका, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आपका F बाहर आ जाएगा आपका xi और xf, xi और xf, तो दैट इज इक्वल टू F। अगर हम बात करेंगे इसी की कंपेयर कर लेंगे F इंटू में dx, वेरिएबल फोर्स, या फिर F डॉट dx इंटीग्रेट xf xi। तो ये है क्या, ये एक्चुअली में हम एक ग्राफ यूज़ कर रहे हैं जिसको ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है ये एक्सप्रेशंस, कि जब भी एक, जैसे अगर हम एक ग्राफ देखेंगे एनसीईआरटी में, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है, कह रहा है इतने स्मॉल dx पर एक फोर्स, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जैसे बोल रहा हूँ मैं dx, इस पर एक फोर्स लग रही है आपका। तो जो इस फैक्टर का जो एरिया होगा, ये फोर्स वाला एक्सेस है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सेस है, तो इस छोटे से जो आपका रेक्टेंगुलर जो इसकी शेप हो रही है, इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा आपका
एफ इंटू में डी एक्स, एफ इंटू में डी एक्स, जो इक्वलेंट होगा आपका डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क है। किसके इक्वलेंट होगा? स्मॉल वर्क है। और इसे अगर इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे? इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए इधर से यूं करके, तो इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, ये जितना भी एरिया आ रहा है, ये एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका वर्क को। तो एफ ये है और एक्स ये है, ठीक है। हाँ जी, अब बात करेंगे आपका वर्क के बाद एक पॉइंट और है आपका एनर्जी। इसमें हम एनर्जी तो बहुत सारी होती है आपका, लेकिन इस चैप्टर में अंदर हम दो ही तरह की एनर्जी पढ़ेंगे जिन पे फोकस करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब है आपका, इट इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, इसमें हम पढ़ेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बाय चेंज ऑफ इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जनरेट हो जाती है उसकी मोशन को चेंज करने से, उसी को बोलते हैं इसे हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैन बी मेजर्ड। चलिए पहले हम स्टेटमेंट लिख दें आपका, द एनर्जी possessed by a body to change its motion is called kinetic energy। और इट्स फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, सॉरी स्केलर, ये नॉर्मल वैसा है आपका, और जो वेक्टर फॉर्म होगा हाफ एम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या? स्केलर क्वांटिटी कैसी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी।